सोचिए, दुनिया खत्म हो रही है और आपके पास मौका है कोई भी सुपर पावर चुनने का। कोई आग चुन रहा है, कोई बिजली, लेकिन मैंने चुना अनलिमिटेड मनी। सब हंसने लगे, मुझे बेवकूफ कहा। अरे भाई, तबाही में पैसों का क्या करेगा? लेकिन उनकी हंसी तब गायब हुई जब आसमान से एक आवाज गूंजी, तुम सब मर चुके हो। 300 खिलाड़ी, एक नर्क जैसी दुनिया और सर्वाइवल की जंग। अब उन महाशक्तिशाली लोगों को समझ आएगा कि जब भूख लगती है या हथियार खत्म होते हैं तो ताकत नहीं, सिर्फ पैसा बोलता है। वेलकम टू द एंड गेम। फिर अगला चरण आया, अपनी शुरुआती चीजें चुनने का समय। मैंने शेल्फ पर रखी चीजों को देखा। ज्यादातर सुपर पावर्स का मिश्रण था। दूसरे खिलाड़ी उन्हें हथियाने के लिए पागलों की तरह लड़ रहे थे। मैंने लिस्ट के बिल्कुल आखिरी पन्ने को पलटा। सबसे नीचे मुझे एक सिक्का दिखा जिस पर लिखा था अंतहीन धन, एंडलेस वेल्थ। मैंने 2 बार नहीं सोचा, उसे तुरंत उठा लिया। मेरा क्लास मॉनिटर वांग तांग जो मेरे साथ आया था, उसने माइंड कंट्रोल, मन का नियंत्रण चुना। मुझे सिक्का लेते देख वह खुद को मेरा मजाक उड़ाने से नहीं रोक सका। मार्क, तुम सच में पैसे के लिए इतने बेताब हो? दुनिया खत्म होने वाली है, नकदी तुम्हारे किस काम आएगी? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, वह क्लास की सबसे सुंदर लड़की लू रुइयान की ओर मुड़ा। उसने प्यार की शक्ति, पावर ऑफ लव नाम की चीज चुनी थी। उसने कहा, मैं हर इंसान को अपने प्यार में डाल सकती हूं, यहां तक कि ज़ॉम्बी भी मेरे आकर्षण में आ जाएंगे। सच्चे प्यार की सुरक्षा के साथ मैं निश्चित रूप से बच जाऊंगी। एक बार जब सबने अपनी चीजें चुन ली तो सिस्टम ने फिर से आवाज दी और आने वाले युद्ध के लिए तैयार होने और अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए सबको 1 साल का समय दिया। एपोकैलिप्स मोड आधिकारिक तौर पर 12 महीनों में शुरू होना था। इस खेल से केवल एक विजेता ही बाहर निकल पाएगा। केवल आखिरी जीवित व्यक्ति ही भव्य पुरस्कार का दावा कर सकता था। यह नियम सुनकर हर किसी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। जिन्होंने टीम बनाने की योजना बनाई थी, अब वे एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे। इस सर्वाइवल गेम में कोई दोस्त नहीं था, हर कोई दुश्मन था। मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैं तुरंत वहां से निकल गया और अपनी सर्वाइवल योजना शुरू कर दी। मैंने दुनिया का नक्शा देखा और प्रशांत महासागर में एक अलग थलग द्वीप को चुना जो किसी फॉल्ट लाइन पर नहीं था, बड़े तूफानी क्षेत्रों से बाहर था। वहां एक प्राकृतिक समतल क्षेत्र था जो हवाई पट्टी बनाने के लिए उपयुक्त था और पहाड़ों से घिरा था जो प्राकृतिक सुरक्षा दे सकते थे। मैंने 1 अरब खर्च किए और द्वीप को सीधे खरीद लिया। मैंने इसे फ्यूचर आइलैंड नाम दिया और दावा किया कि मैं इसे पर्यटन के लिए विकसित कर रहा हूं। मैंने एक बार में 10 बड़े क्रूज जहाज खरीदे, उन एनपीसी के साथ निर्माण अनुबंध किए और सभी भारी मशीनरी और निर्माण सामग्री द्वीप पर भेज दी। मैंने एनपीसी अधिकारियों से सख्त एनडीए साइन करवाए, यहां तक कि उन्हें भी नहीं पता कि फ्यूचर आइलैंड वास्तव में कहां है। एक बार जब क्रूज जहाज फ्यूचर आइलैंड पहुंच गए तो श्रमिकों ने एक अस्थायी हवाई पट्टी बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने दुनिया भर से निर्माण श्रमिकों को लाने के लिए 100 विमान किराए पर लिए। उन मजदूरों ने फ्यूचर आइलैंड को दुनिया की नजरों से छिपाए रखने के लिए दिन रात मेहनत की। मैंने पहले ही सिग्नल जैमर खरीद लिए थे और सभी श्रमिकों के फोन जब्त कर लिए थे। मैंने द्वीप पर 10 अति मजबूत किले बनाए। सभी सामग्रियां उच्च श्रेणी की थीं, जो तीव्रता 12 के भूकंप को झेलने के लिए बनी थी। प्रत्येक किले का बाहरी हिस्सा छलावरण कैम्फ्लॉज वाला था। सैटेलाइट ऊपर से कुछ भी नहीं पकड़ सकते, लेकिन यह सब सिर्फ एक दिखावा था। असली डम्सडे बंकर जमीन के नीचे है। जमीन के नीचे बना बंकर परमाणु हमलों और बायोकेमिकल हमलों से बच सकता है। यहां तक कि सुरंग बनाने वाले ज़ॉम्बी भी 5 मीटर की ठोस स्टील को नहीं तोड़ पाएंगे। सतह पर बने किलों में जमीन के नीचे जाने के लिए गुप्त रास्ते हैं, लेकिन वे रास्ते बहुत संकरे बनाए गए थे। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति वहां से निकल सकता है। अंदर ये एक भूल भुलैया जैसा है। भले ही आप सही रास्ता खोजने के लिए भाग्यशाली हों, मुख्य दरवाजे से अंदर आने का मतलब ये नहीं है कि आप रास्ते में आने वाले जालों से बच जाएंगे। अगर एक रास्ता उड़ा दिया जाता है तो मैं सतह पर वापस आने के लिए दूसरे रास्तों का उपयोग कर सकता हूं। तबाही के समय ऊर्जा ही सब कुछ है। बिजली की समस्या को हल करने के लिए मैंने द्वीप पर विंड टरबाइन के साथ साथ ज्वारीय, टाइडल और परमाणु ऊर्जा जनरेटर लगाए। पानी का इंतजाम भी आसान था। मैंने वर्षा जल संचयन और समुद्र के पानी को मीठा बनाने वाली प्रणालियां डीसैलिनेशन स्थापित की।
यहां तक कि जमीन के नीचे से पानी निकालने वाले शुद्धिकरण उपकरण भी लगाए जो प्रदूषित पानी को पीने लायक बना सके। साथ ही उच्च तापमान नसबंदी, निम्न तापमान नसबंदी, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट नसबंदी और रासायनिक नसबंदी उपकरण भी लगाए। एक अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली विशेष रूप से बंकर के सीवेज को संभालती है। संभावित बाढ़ को देखते हुए सभी दीवारों को वाटरप्रूफ बनाया गया था। बंद होने पर ब्लास्ट दरवाजे पूरी तरह सील हो जाते हैं। भूमिगत जल निकासी प्रणाली बेहद मजबूत है। मैंने कई वायु शुद्धिकरण प्रणालियां स्थापित की जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भूमिगत आश्रय में हमेशा साफ और प्रचुर हवा रहे। मैंने 1 लाख ऑक्सीजन कैनिस्टर भी जमा कर लिए ताकि अगर मुझे खुद को बंकर में पूरी तरह सील करना पड़े तो काम आए। मैंने 12 अलग अलग हिस्से बनाए। यदि 1 या 2 विफल हो जाते हैं तो दूसरे कमान संभाल सकते हैं। प्रत्येक हिस्से का अपना समर्पित कार्य है। उनमें से 3 नवीनतम स्वचालित खेती तकनीक का उपयोग करते हैं जो सब्जियां उगाने, मछली पालने और मुर्गियां रखने में सक्षम है। मैंने 2 गोदामों में 10 साल तक चलने वाली पर्याप्त आपूर्ति जमा कर ली, दवाएं, भोजन और पानी। जब भी एनपीसी को मेरे निर्माण पर संदेह होता, मैं उनका मुंह बंद रखने के लिए उन्हें टिप के तौर पर पैसे दे देता। फिर मैं ईगल लैंड गया और भारी हथियार खरीदे जिसमें मोबाइल, कॉम्बैट रोबोट और टोही ड्रोन शामिल थे। और चूंकि मैं बहुत ज्यादा पैसा दे रहा था इसलिए मैंने ब्लैक मार्केट के जरिए 2 परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हासिल कर लिए। एक खाड़ी में कहीं मैंने अपनी परमाणु पनडुब्बी और एक जेट छिपा दिया। भूमिगत बंकर से एक सुरंग सीधे पनडुब्बी गोदी तक जाती है। क्षमता वाले खिलाड़ियों को द्वीप तक पहुंचने से रोकने के लिए मैंने द्वीप के पास कृत्रिम चट्टानें लगवाईं। कोई भी बड़ा जहाज वहां से गुजरेगा तो वो टकरा कर डूब जाएगा। किनारे के पास मैंने पूरे समुद्र तट के चारों ओर बिजली की बाड़ लगा दी और आसपास के पानी में हर जगह विस्फोटक लगा दिए। मैंने द्वीप की ओर आने वाली किसी भी चीज का पता लगाने के लिए रडार सिस्टम भी लगाया ताकि समय रहते उसे गिराया जा सके। मैंने आसमान में एक बड़ा इलेक्ट्रिक ग्रिड लगाया ताकि संक्रमित पक्षी द्वीप पर ना उतर सकें। सिर्फ 1 साल में द्वीप की सुरक्षा पूरी तरह से चालू हो गई। निश्चित रूप से अपने दुश्मनों को गुमराह करने के लिए मैंने दुनिया भर में पर्यटन स्थलों को विकसित करने का एक बड़ा दिखावा भी किया ताकि खिलाड़ियों को शक ना हो। वे रिसोर्ट वास्तव में बैकअप स्थान थे जहां मैं बिना ईंधन भरे उड़कर जा सकता था। एनपीसीज के आखिरी बैच को भेजने के बाद मैं द्वीप पर अकेला बचा था। मैंने एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी खरीदी और तबाही के दौरान अपने इंटरनेट कनेक्शन को जीवित रखने के लिए कक्षा में 6000 से अधिक उपग्रहों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उस वर्ष के दौरान मैंने दुनिया भर में एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियां खरीदी। फिर आखिरी हफ्ते में मैंने सभी विमानों और जहाजों को नष्ट करने का आदेश दिया। पूरी दुनिया जानती थी कि सबसे अमीर आदमी ने लंबी दूरी के परिवहन को नष्ट कर दिया है। एनपीसीज ने सोचा कि वो पागल हो गया है। केवल खिलाड़ी ही समझ पाए कि ये वैश्विक अरबपति उनका प्रतिद्वंदी भी था। खिलाड़ियों के चैट इंटरफेस में एक सूचना आई। वांग तांग ने मुझसे पूछा, मार्क, वो ग्लोबल टाइकून तुम ही हो ना? वो अकेला था जिसने मुझे असीमित धन चुनते देखा था, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। 1 हफ्ते बाद तबाही शुरू हुई। जिन खिलाड़ियों ने अपनी क्षमताओं को अधिकतम कर लिया था वे कार्रवाई के लिए तैयार थे। सार्वजनिक स्क्रीन पर 300 खिलाड़ियों के नाम और आईडी दिखाई दिए। मैं नंबर 99 था, वांग तांग नंबर 100 था, लू रुयान नंबर 101 थी। ध्यान दे, तबाही शुरू हो गई है। यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक केवल एक खिलाड़ी न बच जाए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि तबाही दुनिया भर में भारी बारिश के साथ शुरू होगी। दिनों तक लगातार होने वाली बारिश ने भीषण बाढ़ ला दी। फ्यूचर आइलैंड भी इसकी चपेट में आया, लेकिन द्वीप इतना छोटा था कि बादल 2 दिनों के बाद आगे बढ़ गए। मेरे पास अपने भूमिगत बंकर में छिपने तक का समय नहीं था। वे सुपर पावर वाले लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। वे भी इस दुनिया में खाली हाथ आए थे। पूरे साल वे पैसे कमाने के लिए संघर्ष करते हुए अपनी शक्तियों को प्रशिक्षित कर रहे थे। उनका संघर्ष बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो सामान जमा किया था वह बहुत कम था। केवल कुछ खिलाड़ी जिन्होंने अपराध के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया था, वे एक विला पाने में सफल रहे। उन्होंने बेसमेंट में एक शेल्टर बनाया था। बाढ़ ने सबसे पहले बेसमेंट को ही मारा। उनका सारा सामान बर्बाद हो गया। पूरा विला बाढ़ में समा गया।
कुछ खिलाड़ियों ने भूमिगत गैरेज में शेल्टर बनाए थे, वे भी पूरी तरह से डूब गए। ऊंची मंजिलों वाले शेल्टर अभी के लिए सुरक्षित थे, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। भूमिगत खिलाड़ियों की पहले से ही कम आपूर्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। हर कोई घबराने लगा। इस बीच मैं स्नैक्स खा रहा था और एक लाइव स्ट्रीम देख रहा था। स्ट्रीमर पर्दों के पीछे छिपकर सड़क के पार वाली इमारत की फिल्म बना रहा था। एक खिलाड़ी सामान लूटने के लिए अपनी आग की शक्ति, फायर पावर्स का उपयोग कर रहा था। भाई, यह कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, ना ही कोई नाटक। यह एक असली सुपर पावर वाला इंसान है। वह हमारे कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा गार्ड हुआ करता था, अब वह दरवाजे जला रहा है। यह उसकी 10वीं लूट है। चैट पर हलचल मच गई। तो सुपर पावर वाले लोग वास्तव में असली हैं? क्या इसका मतलब है कि तबाही आ गई है? स्ट्रीमर सावधान रहो, एक बार जब वह उस इमारत का काम खत्म कर लेगा तो वह तुम्हारी तरफ आएगा। क्या आग की शक्ति भरोसेमंद है? उस खिलाड़ी ने एनपीसीज को सूचना दे दी थी। स्वाट अधिकारियों का एक दल और बचाव नौकाएं कॉम्प्लेक्स में पहुंची। उन्होंने बंदूकों के साथ इमारत को घेर लिया। स्ट्रीमर के हाथ उत्साह से कांप रहे थे। दोस्तों, मैं पहली बार बंदूक की लड़ाई देख रहा हूं। इस गार्ड की आग पागलपन भरी है। उसने सेकंडों में स्टील का गेट पिघला दिया। स्वाट टीम ने इमारत पर धावा बोल दिया। गोलीबारी तेज थी। अचानक एक आकृति छत से बाहर उड़ी और सीधे बार में जा गिरी। कुछ ही देर बाद मैंने ग्लोबल चैट पर उस खिलाड़ी का नाम ग्रे होते देखा। इसका मतलब था कि खिलाड़ी मर चुका था। तभी चैट विंडो में वांग तांग ने मुझे फिर से मैसेज किया, मार्क, चलो एक टीम बनाते हैं। देखो, हम पुराने सहपाठी हैं, हमारे नंबर एक दूसरे के बगल में हैं। अगर हम टीम बनाते हैं तो हम निश्चित रूप से अंत तक पहुंच जाएंगे। वह बेशर्मी से मुझे वीडियो कॉल रिक्वेस्ट भेजता रहा, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करता रहा। अगर मैं उसके साथ टीम बनाता और हम आखिरी 2 बचते तो वह मुझे मारने और अकेले जीतने के लिए माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल करता। क्या उसने मेरी बुद्धि को कम आंका या अपनी बुद्धि को बहुत अधिक समझ लिया? पानी और बिजली कट गई थी। खाना खत्म हो रहा था। 3 महीने की बाढ़ ने लोगों की उम्मीदें तोड़ दी थी। आखिरकार किसी से सहा नहीं गया। उन्होंने हर जगह लूटपाट और आगजनी शुरू कर दी। खिलाड़ी भीड़ में घुल मिल गए और जीवित रहने का रास्ता तलाशने लगे। लेकिन सुपर पावर्स छिपी नहीं रह सकती थीं। इसने बड़े अधिकारियों का ध्यान खींचा। उन्होंने सुपर पावर वाले खिलाड़ियों को पकड़ने का सीधा आदेश दिया। जो भी पकड़ा गया उसे शोध केंद्रों, रिसर्च फैसिलिटीज में भेज दिया गया। 1 महीने के भीतर 30 खिलाड़ियों के नाम सार्वजनिक स्क्रीन पर आ गए। अचानक खिलाड़ी डरे हुए पक्षियों की तरह हो गए। हर कोई तनाव में था। इस बीच मैं एक पूरी तरह से अलग दुनिया में रह रहा था। कभी कभी अपनी सब्जियों की जांच करना, अपने महल में गेम खेलना, अपने पूल में तैरना। फ्यूचर आइलैंड मूल रूप से स्वर्ग था। मैं एक शानदार जीवन जी रहा था, लेकिन अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते। आखिरकार मुझे धोखा दे दिया गया। किसी ने वर्ल्ड चैट पर गुमनाम रूप से पोस्ट किया, खिलाड़ी 99 दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। उसने निश्चित रूप से तबाही से पहले बहुत सारे शेल्टर बनाए हैं। खिलाड़ी 99 को ढूंढो और हर कोई बच जाएगा। वर्ल्ड चैट पर तुरंत धमाका हुआ। खिलाड़ी 99 सामने आओ, तुम अकेले मजे कर रहे हो जबकि हम सैकड़ों लोग दुख झेल रहे हैं। कितने क्रूर और दुष्ट हो। हां, ऐसे खिलाड़ियों को खत्म करो। 99 को ढूंढो और हम बच जाएंगे। सब हमला करो। सभी खिलाड़ी पागल हो गए। वे मुझे जिंदा पकड़ने का इंतजार नहीं कर सकते थे। मैं बस शांति से रहना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे बाहर बुला ही लिया। मैंने वर्ल्ड चैट में एक मैसेज भेजा, सब शांत हो जाओ, मैं खिलाड़ी 99 हूं। तुम्हें शेल्टर चाहिए, मैं दे सकता हूं, लेकिन मैंने केवल 4 देशों में शेल्टर बनाए हैं, ड्रैगन, ईगल, हंस और कंगारू, और प्रत्येक शेल्टर में अधिकतम 20 लोग आ सकते हैं। मैंने दुनिया के नक्शे पर 4 जगहों को चिन्हित किया है। तुम 200 से ज्यादा लोग हो, तुम सब वहां नहीं समा पाओगे। हालांकि मैं तुम्हें शेल्टर के पासवर्ड दे दूंगा। जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। मेरे पीछे मत आना। जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला, हर खिलाड़ी पागल हो गया। अगर वे पहले शेल्टर पहुंच जाते तो वे बाढ़ से बच जाते।
रात भर में कुछ खिलाड़ी पहुंच भी गए। ज्यादातर के पास तेज गति वाली शक्तियां थीं। शेल्टर ऊंची जमीन पर बनाया गया था जो बाढ़ के पानी से सुरक्षित था। जब उन्होंने दरवाजे खोले और अंदर गए तो वह स्वर्ग में कदम रखने जैसा था। आखिरकार मैंने इन 4 शेल्टरों को बहुत ही भव्य बनाया था। वहां वह हर सुविधा थी जो आप चाहते थे, जमे हुए दावतों से भरे फ्रीजर। खिलाड़ी 58 ने गर्व से वर्ल्ड चैट पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। कभी नहीं सोचा था कि शेल्टर इतना अच्छा होगा। पैसा वाकई में खुशियां खरीदता है। अंदर वे स्टेक और मेमने का मांस खा रहे थे, रेड वाइन पी रहे थे, मेज व्यंजनों से भरी थी। खिलाड़ी 58 ने कहा कि 12 लोग पहले से ही अंदर थे। उन्होंने ड्रैगन किंगडम शेल्टर को बंद करने के लिए वोट किया था। संसाधन सीमित थे, किसी और को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। दूसरे खिलाड़ी अभी भी रास्ते में थे। स्ट्रीम देखकर उनका दिमाग खराब हो गया। शेल्टर के बाहर खिलाड़ियों की लहरें आती रहीं। बाढ़ में डूबने या भूख से मरने के बजाय उन्हें इस जीवन रेखा को पकड़ना ही था। जीवित रहने की इच्छा ने उन्हें हताश कर दिया। उन्होंने अंदर वालों से दरवाजा खोलने और उन्हें अंदर लेने की भीख मांगी, लेकिन अंदर मौजूद खिलाड़ियों ने पहले ही सब कुछ मजबूती से बंद कर दिया था। चाहे वे दरवाजों और दीवारों पर कितना भी पीटे या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें, वे उस सील बंद प्रवेश द्वार को हिला तक नहीं सके। जैसे ही अंदर वाले जश्न मना रहे थे, मैं अचानक सामने आया और कहा, क्या इसे 20 लोगों के लिए नहीं होना चाहिए था? क्या 8 और लोग अभी भी अंदर नहीं जा सकते? मेरे पास एक और ओवरराइड कोड है। दरवाजे बंद होने के बावजूद मैं अभी भी अंदर तक पहुंच सकता हूं। गुप्त दरवाजा दक्षिण पूर्व में है। दीवार के आधार पर वह सजावटी ईंट, उसे घुमाओ और गुप्त दरवाजा खुल जाएगा। बाहर मौजूद खिलाड़ी पागलों की तरह गुप्त दरवाजे की ओर लपके। उन्होंने उस प्राचीन सजावटी ईंट को घुमाया और पुरानी दीवार में एक असली गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। खिलाड़ी अंदर जाने के लिए संघर्ष करने लगे। उन आखिरी 8 सीटों के लिए लड़ रहे थे। एक कमजोर दिखने वाली लड़की बहुत धीमी थी, पीछे रह गई थी। फिर उसकी बाहों से बेलें निकली जो भीड़ पर पागलों की तरह प्रहार करने लगी, जिससे एक साथ कई खिलाड़ी गिर गए। ब्लेड की शक्ति वाले खिलाड़ी ने तुरंत अपने पैरों के नीचे की बेलें काट दी, फिर मुड़ा और एक विंड ब्लेड चलाया जिससे बेल वाली लड़की का गला कट गया। ब्लेड वाला खिलाड़ी सबसे पहले दरवाजे पर पहुंचा, ओवरराइड कोड डाला और गेट खुल गया। वह रोमांचित होकर अंदर भागा। इसके तुरंत बाद एक अन्य खिलाड़ी ने पूरी भीड़ को गिराने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया। दूसरा खिलाड़ी गेट से अंदर भागा, लेकिन जैसे ही तीसरा खिलाड़ी प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, जमीन पर पड़े एक खिलाड़ी ने उसका पैर पकड़ लिया। गिरे हुए खिलाड़ी ने एक डरावनी मुस्कान दी और उसकी जांघ में जहर से सनी कीलें ठोक दी। जहर वाला खिलाड़ी गेट से भागने के लिए बमुश्किल खड़ा हुआ था कि पीछे से एक स्टील जैसे मजबूत हाथ ने उसका सीना चीर दिया। एक एक करके खिलाड़ी शेल्टर के प्रवेश द्वार पर गिरकर मरने लगे। जीवित रहने की इच्छा ने उनकी शालीनता को खत्म कर दिया था। तो सिस्टम ने जो शक्तियां दी थीं, वे वास्तव में ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए नहीं थीं। वे उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए, उकसाने के लिए थीं। शेल्टर के अंदर के खिलाड़ी अब चैन से नहीं बैठ सकते थे। उन सब के पास तेज गति वाली शक्तियां थीं, लेकिन उनके पास कोई वास्तविक युद्ध शक्ति नहीं थी। अगर उन्होंने गेट सील नहीं किया और उच्च युद्ध शक्ति वाले खिलाड़ियों को अंदर आने दिया, तो क्या वे आसान शिकार नहीं बन जाएंगे? ब्लेड और लाइटनिंग वाले खिलाड़ियों ने, जो अभी अभी अंदर घुसे थे, यह महसूस किया। उन्होंने जल्दी से टीम बनाई और बाहर के खिलाड़ियों पर हमला करना शुरू कर दिया। तभी सार्वजनिक स्क्रीन पर नंबर बढ़ गए। खिलाड़ियों की मौतें बढ़ती रहीं। मानवीय स्वभाव हर जगह एक जैसा है। बाकी 3 शेल्टरों में भी भीषण मौत का खेल शुरू हो गया। सभी निगरानी फीड्स में मुझे वांग तांग कहीं नहीं दिखा। वैसे भी वह कभी शेल्टर में क्यों जाएगा? किस्मत से वांग तांग ने मुझे उसी समय मैसेज किया, मार्क, हमें देखो, हमने कभी टीम नहीं बनाई, फिर भी हमने कितनी सहजता से साथ काम किया। हम सहयोगी बनने के लिए ही पैदा हुए थे। मैंने जवाब दिया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी पहचान उजागर करना, मुझे मुश्किल में डालना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। उसने कहा, इतने गुस्से में मत रहो। अगर मैंने वो योजना नहीं बनाई होती तो हम उन खिलाड़ियों को मौत के मुंह में कैसे भेजते? तुम्हें अपने प्रतिद्वंदियों को साफ करने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब हम बात कर रहे थे, शेल्टर अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया। गेट अपने आप बंद हो गया। बाहर खून की नदियां बह रही थी।
जो अंदर नहीं पहुंच पाए थे वे अभी भी बेकार संघर्ष कर रहे थे। अंदर के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। मैं मुस्कुराया। ये तो दुख की बात है कि तुम शेल्टर में नहीं हो, मैंने वांग तांग से कहा। इसके साथ ही मैंने एक बटन दबाया। एक ही पल में अंदर दबे हजारों टन विस्फोटक फट गए। सदमे की लहर ने शेल्टर के बाहर बचे हुए खिलाड़ियों को भी चकनाचूर कर दिया। धमाके के बाद खिलाड़ियों की संख्या 116 कम हो गई। केवल 91 खिलाड़ी बचे थे। काफी देर बाद वांग तांग ने मुझे एक मैसेज भेजा। मैंने तुम्हें कम आका, मदद के लिए शुक्रिया, वरना इतने सारे खिलाड़ियों को एक साथ शेल्टर में इकट्ठा करना नामुमकिन होता। सुपर पावर्स आपको ताकत दे सकती है, लेकिन दिमाग और असीमित पैसा आपको भगवान बना सकता है। मैंने 116 प्रतिद्वंदियों को बिना अपनी उंगली हिलाए खत्म कर दिया। अब स्क्रीन पर सिर्फ 91 नाम बचे हैं और वांग तांग की वो खामोश हंसी मुझे बता रही है कि वो मेरे और करीब आ चुका है। क्या फ्यूचर आइलैंड वाकई सुरक्षित है या मैंने खुद अपने लिए एक सुंदर कब्र खोद ली है? अगला हिस्सा इससे भी खौफनाक होने वाला है, मिस मत करना।